Should I present? Assalamu alaikum. My name is Dr. Sana Froz, and the topic of my presentation is the role of diet in atopic dermatitis. What is atopic dermatitis? Atopiक dermatitis और एक्जिमा ये एक डिजीज़ है, क्रॉनिकल डिजीज़ है जो कि नॉन कंटेजियस होती है। इसमें इचीज़ के लिए पैचेस बन जाते हैं और इसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं और ये चाइल्डहुड में ज़्यादा होती है और फिर उसके बाद ये अडल्टहुड में फ्लेयर अप कर सकती है। उसके अलावा द कोर लिंक बिटवीन डाइट एंड एक्जिमा, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन न्यूट्रिशनल इनटेक, इम्यून सेंसिटाइजेशन एंड एपिडर्मल इन्फ्लेमेशन। क्या होता है कि हमारी जो स्किन है उसके ऊपर इम्यूनो सेंसिटाइजेशन होती है जिसकी वजह से एपिडर्मल इन्फ्लेमेशन हो जाती है कुछ खानों की वजह से। हम अब उसका सारा रोल देखेंगे कि क्या लिंक है। इम्यूनोलॉजिकल एक्सर्बेशन एंड बैरियर डिसरेगुलेशन। सबसे पहले हम इम्यूनोलॉजिकल एक्सर्बेशन के देखेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड एटॉपिक डर्माटाइटिस प्राइमरली रिवॉल्व्स अराउंड स्पेसिफिक फूड कंटेनिंग एलर्जन triggering worsening symptoms. Ingestion of active food can cause immediate T cell and IgE mediated immune cascades in individual. जो रिलेशनशिप है हमारे फूड और टॉपिक डर्माटाइटिस का वो फूड एलर्जीज पे भी डिपेंड करता है जो कि वर्स कर सकती हैं हमारा जो है टॉपिक डर्माटाइटिस को। फूड एलर्जीज जो है वो मेन कॉज नहीं होती एक्जिमा या टॉपिक डर्माटाइटिस का, बट वो फ्लेयर अप कर सकती हैं। उसके साथ आता है हमारे पास बैरियर डिस रेगुलेशन, जेनेटिक डिफेक्ट इन द स्किन। इसमें ये होता है कि जो स्किन की प्रोटीन होती है वो डिफेक्टेड होती है क्योंकि बैरियर डिफेक्ट होता है। जब बैरियर डिफेक्ट होता है तो पेनिट्रेशन जो फूड की होती है वो डायरेक्ट हो जाती है डर्मस में। वैसे भी डर्मस में होती है लेकिन इसकी वजह से जो बैड इफेक्ट है वो भी आता है और एपिकुटेनियस सेंसिटाइजेशन की वजह से सिस्टेमिक एलर्जीज कॉज हो जाती है। Coexistence. Up to 55% of children with moderate to severe atopic dermatitis have convincing clinical food allergies. ये रिसर्च में ये आया है कि 55% ऑफ द चिल्ड्रन जो है उनको भी फूड एलर्जीज हैं जिनको एटॉपिक डर्माटाइटिस है, बट ये एक ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को फूड एलर्जी है तो उसको एटॉपिक डर्माटाइटिस ही होगा। ठीक है। उसके बाद है हाइटन रिस्क प्रोफाइल। चिल्ड्रन डायग्नोज विद एडीआर 6 टाइम मोर लाइकली टू डेवलप डॉक्यूमेंटेड फूड एलर्जी। ये जो हमारे पास फूड एलर्जीज हैं जिसमें डेयरी है, वीट है, एग्स हैं, सोया है, तो इनमें से जो है वो 6 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं उन बच्चों को ये फूड एलर्जीज होने के जिनको ऑलरेडी एटॉपिक डर्माटाइटिस होता है। एक्जिमा शोज द क्लिनिकल एंट्री पॉइंट फॉर द एटॉपिक मार्च प्रीसीडिंग द कंक्लूजन। और एक्जिमा की वजह से जो टेम्पोरल प्रोग्रेशन है उसमें अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस के भी चांसेस होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे डिफाइंड ट्रिगर्स, आईजीई वर्सेस नॉन आईजीई रिएक्शन। आईजीई मेडिएटेड क्या होता है कि अगर किसी बच्चे ने या किसी भी इंसान ने कुछ खाया है और उसके 1 घंटे के अंदर अंदर उसको हाइव्स हो गए हैं, उसके अलावा एंजियोएडिमा हो गया है, तो उसका मतलब है कि वो स्किन का फ्लेयर अप हुआ है, वो एक एलर्जी हुई है, वो एक्जिमा नहीं है। नॉन आईजीई सेल मेडिएटेड में क्या होता है कि कुछ भी खाने के 3 से 4 घंटे बाद या किसी भी चीज़ से एक्सपोज होने के 3 से 4 घंटे बाद जो है वो रिएक्शन आया है, एक्जिमा जो है वो फ्लेयर हुआ है, तो ये एक एक्जिमा की टाइप भी है। नॉन एलर्जिक इरिटेशन फॉर एग्जाम्पल जो हमारे एसिडिक फूड होते हैं जैसे ऑरेंज है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, अगर वो खाएं और उनसे हमें कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, उसका ये मतलब नहीं होता कि हमें उस फूड से एलर्जी है। इट्स मीन दैट द फूड इज एसिडिक और वो थोड़े टाइम के लिए जो है वो कोई सिम्टम जो है वो फ्लेयर अप करता है। द बिग 8 फूड ट्रिगर्स इन चिल्ड्रन, ऐसे 8 फूड जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। इसमें है फूड एलर्जी में काउ मिल्क 32% ऑफ सेंसिटाइजेशन केसेस, आईजीई एंड नॉन आईजीई डिलेड गट स्किन। दोनों के में रिएक्शन देखा गया है। आईजीई और नॉन आईजीई में काउ मिल्क का हेंस का जो है वो 22% है और ये आईजीई में देखा गया है। नॉन आईजीई में ऐसा नहीं देखा गया। लेट एक्जिमा में भी ये देखा गया है। पीनट्स की वजह से भी एलर्जी हो जाती है। वीट और सोया की वजह से 11% जो है वो आईजीई और नॉन आईजीई ट्रिगर होते हैं। उसके बाद है माइक्रोबियन डिसबायोसिस, इन्फ्लेमेटरी पाथवे लिंक टू एटॉपिक डर्माटाइटिस, द गट स्किन एक्सिस मैकेनिज्म।
Microbiome dysbiosis. Inflammatory pathway linked to atopic dermatitis are shaped by intestinal health. Patients with eczema consistently show a different gut microbiome. They lack beneficial species such as Bifidobacteria and Lactobacillus alongside reduced microbial diversity. The dysbiosis compromising intestinal barrier. जो अटोपिक डर्माटाइटिस है ये बिल्कुल लिंक करता है डायरेक्ट लिंक करता है इसका इन्फ्लेमेटरी पाथवे इंटेस्टाइन की हेल्थ के साथ। गट में चूंकि जो है वो स्पीशीज लैक करती हैं बिफिडोबैक्टीरिया एंड लैक्टोबैसिलस, तो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है। जब माइक्रोबियल डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है तो इन्फ्लेमेटरी एंटीजेंस बनते हैं जिसकी वजह से कुटेनियस फ्लेयर अप्स होते हैं। और माइक्रोबियान डिस्बियोसिस जो है वो इसको कहते हैं कि इंटेस्टाइन का जो बैरियर है वो इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स की वजह से जो है वो फ्लेयर अप हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। Next, salt and skin inflammation. Emerging risk dietary sodium and flares. Consuming that 1 gram of extra sodium daily, roughly half a spoon, correlate with 70% of higher likelihood of having an active eczema flare. Excess sodium is stored locally in skin tissue, directly alter immunological response and driving local pro-inflammatory pathway activity. जो सॉल्ट होता है सोडियम वो हमारी स्किन जो है उसको डायरेक्टली जो है वो स्टोर करती है जिसकी वजह से वो इम्यून सेल्स को ट्रिगर करता है और इन्फ्लेमेशन होती है। तो अगर आप थोड़ा सा भी नमक जो है या सोडियम जो है वो ज़्यादा लेते हैं तो उससे हमारा जो एक्जिमा है वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप कर जाता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जो कहे कि मैं नमकीन खाती हूँ तो मेरा जो है वो एक्जिमा ज़्यादा फ्लेयर अप करता है, दैट्स ट्रू बिकॉज जो सॉल्ट है वो अपना स्किन को डायरेक्टली अब्जॉर्ब स्किन पे डायरेक्टली अब्जॉर्ब होता है जो कि इम्यून सेल्स को रॉन्ग सिग्नल देता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में आती है और इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है। फिर आ जाता है सेंसिटाइजेशन वर्सेस ट्रू क्लिनिकल एलर्जी। एसिम्प्टोमेटिक सेंसिटाइजेशन रेफर टू द पॉजिटिव सीरम IgE टेस्ट on skin prick test without any active reproducible clinical symptom and the food is consumed. This occur in a huge percentage of patients with moderate to severe AD who are fastly restricted. इसमें होता है कि आप जो एसिम्प्टोमेटिक जिनमें सिम्टम्स नहीं होते उनका जब आप IgE टेस्ट करते हैं तो किसी किसी का पॉजिटिव भी आ जाता है लेकिन उसमें सिम्टम्स नहीं होते और ऐसी जो है वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है कि आप उसको फॉल्सली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ऐसे फूड से जो कि जो वो उनसे एलर्जी होता भी नहीं है। True clinical food allergy require immediate or delayed clinical reaction reproductively about ingestion. Blanket exclusion of sensory on the food is highly discouraged as oral tolerance must be maintained to avoid life-threatening allergies. इसमें ये है कि जो हमारी फूड एलर्जीज हमको चेक करने के लिए डिलेड क्लिनिकल रिएक्शन जो है वो बिल्कुल ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही फूड जो है वो कट कर दें। अगर आप बिल्कुल ही एक खाना जो है वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो उसकी वजह से जो टॉलरेंस लेवल है उसका बहुत कम हो जाएगा, उसको फिर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जीज हो सकती हैं। Allergic diagnostic standard establishing the link to confirm whether a food is truly exacerbating atopic dermatitis. Clinician guide skin prick test. The specific IgE are utilized, established, and sensitized. However, because false positive rate 50%, the gold standard remain the double-blind placebo-controlled food challenge. All the positive clinical challenge justify the prolong. हमारा जो स्किन प्रिक टेस्ट होता है उसमें वो पैच टेस्ट होता है, उसमें फूड को या फिर जो है वो स्किन को एक्सपोज किया जाता है विद ड्रॉप और अ लिटिल बिट ऑफ फूड। अगर उससे स्किन के ऊपर एक बड़ा जो है वो पैच बनता है तो उसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है, बट 50% ऑफ दैट पॉजिटिव टेस्ट इज फॉल्स पॉजिटिव। इसके साथ साथ हमारा जो है वो ब्लड टेस्ट भी होता है लेकिन उसमें भी आप जो सबसे बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है वो डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल फूड चैलेंज ही है जिससे आप डबल चेक करते हैं और वो भी जो है उसके ऊपर भी आप तब जाके आप जो है वो डाइटरी एलिमिनेशन कर सकते हैं। Elimination diet, evaluating the clinical evidence, systemic reviews, and severe hazards of the unsupervised experience and the modern eczema management. अब हमारे पास है hazards of indiscriminate food exclusion. Anaphylaxis risk. Prolonged absolute avoidance of an allergen in an sensitized child can cause a permanent loss of immunological tolerance. एनाफ्लैक्सिस रिस्क में ये आता है कि जब आप बहुत लंबे अरसे के लिए एक बच्चे को किसी एक फूड से किसी एक खाने से रोक देते हैं तो परमानेंट लॉस हो जाता है इम्यून सिस्टम का टॉलरेंस का, जिसकी वजह से माइल्ड एक्जिमा भी बहुत ज़्यादा सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग IgE मेडिएटेड एनाफ्लैक्टिक
एनाफाइलैक्टिक एलर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है सीवियर मालन्यूट्रिशन। अगर आप जो है वो काऊ का मिल्क रोक देते हैं, व्हीट रोक देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा सीवियर मालन्यूट्रिशन की तरफ बच्चा चला जाता है। और अगर उसको एलर्जी भी नहीं है व्हीट से, और आप बस एक जो है वो शक की बिना पर उसका वो बंद कर देते हैं खाना, तो उसकी वजह से उसमें बहुत माल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। फिर है ट्रीटमेंट डिस्ट्रैक्शन। Obsessing over curing atopic dermatitis with restrictive diets delayed standard evidence-based medical treatment like topical barrier repair। अगर आप ये करें कि एक्जिमा को सिर्फ आपने ट्रीट ही सिर्फ खाने जो डाइट है उससे करना है कि आप ये खाना छोड़ दें, ये खाना छोड़ दें, तो उससे ये होगा कि आपका जो एविडेंस बेस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, इसमें टॉपिकल्स हैं, ऑरल है, बैरियर रिपेयर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स हैं, तो वो बिल्कुल ही सफ़र करेगा, जिसकी वजह से आपको प्रोलॉन्ग रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। Systemic review efficacy of elimination diets. 32% positive, 32% response applic egg-free infants and 51% response allergic guided elimination. फिर आ जाता है the anti-inflammatory dietary pattern, the Mediterranean paradigm. Instead of strict restriction, modern clinicians advocate of anti-inflammatory whole food pattern. High consumption of refined sugar, trans fat, and ultra-processed food elevates systemic inflammatory marker L6 and TNF-L, worsening eczema. A Mediterranean pattern rich in fruit, vegetables, and omega-3 fatty acids combats systemic oxidative stress and help optimize the skin defense system. इसमें ये कि अगर आप किसी भी चीज़ के, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शुगर ज़्यादा ले रहे हैं, ट्रांस फैट ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से तो इन्फ्लेमेशन होगी, और जब इन्फ्लेमेशन होगी हमारे सिस्टमिक मार्कर्स में, तो एक्जिमा वर्स होगा। उसकी वजह अगर हम वो फ्रूट्स लें, वो वेजिटेबल्स लें जिनमें ओमेगा 3 है, फैटी एसिड्स अच्छे हैं, और वो जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो स्किन का डिफेंस मैकेनिज्म है वो इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट लाइक इज सप्लीमेंटेशन साइंस वर्सेस मार्केटिंग। विटामिन डी एंड प्रोबायोटिक्स। Vitamin D clinically correlate with eczema severity, deficiency. D grades barial function control trials show moderate improvement in flares with winter supplementation. Probiotics clinical data is mixed. Meta-analysis of selected RCTs suggests potential prevention benefit in infant but minimal therapeutic benefit of established severe atopic dermatitis. द थिंग इज दैट कि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो फिर जो एक्जिमा है वो सीवियर होता है, ठीक है। लेकिन एक्जिमा विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता। फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन हैज एटोपिक डर्मेटाइटिस और एक्जिमा एंड ही इज आल्सो विटामिन डी सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी, देन व्हेन यू गिव द विटामिन डी इट विल इम्प्रूव इट्स हिज कंडीशन। बट अगर उनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी ही नहीं है तो आप फिर भी विटामिन डी दे रहे हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे प्रोबायोटिक्स में भी सेम यही चीज़ है कि अगर ये मिनिमल इफेक्ट, मतलब मार्केटिंग के लिहाज से या इंस्टाग्राम वगैरह के लिहाज से, तो आप कह सकते हैं कि प्रोबायोटिक्स आर वेरी गुड, लेकिन इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इसमें आ जाता है पेशेंट आउटकम एफिकेसी ऑफ एलिमिनेशन डाइट्स। नो इम्प्रूवमेंट ऑब्जर्व, माइल्ड मॉडरेट इम्प्रूवमेंट 25%, no improvement observed 38%, complete resolution 9% and other 18%। तो कोई क्लियर डाटा नहीं है इसमें। फिर है हमारे पास प्रैक्टिस पैरामीटर ऑफ मोस्ट सेंसिस गाइडलाइन। मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास 3 है। एक अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी, एक हमारी है जी यूएसए की, एंड नाइस है यूके गाइडलाइन। इन तीनों में वो हमें क्या बताते हैं कि एलिमिनेशन डाइट पॉलिसी अगेंस्ट रूटीन एलिमिनेशन डाइट विदाउट क्लिनिकल प्रूफ ऑफ एलर्जी। तो ए टेट्रा ए आई या ACAI जो है यूएसए की, वो ये कहते हैं कि रूटीन एलिमिनेशन डाइट्स जो है वो क्लिनिकल प्रूफ के बगैर नहीं होना चाहिए। रिकमेंडेड डायग्नोस्टिक वर्कअप इन ऑफिस, और वो ये कहते हैं कि आपको स्किन प्रिक टेस्ट जो है और सीरम IgE फॉलोड बाय ऑरल चैलेंज जो है ये कराना चाहिए। उसके बाद वो ये कहते हैं कि फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट फोकस में अर्ली मॉइस्चराइजेशन, बैरियर रिपेयर, टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी, कि आप जो है अर्ली मॉइस्चराइजेशन करवाएं, बैरियर रिपेयर के लिए ऑइंटमेंट्स दें, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स दें, और आप पैच टेस्ट करें, सीरम IgE टेस्ट करें, लेकिन वो इस चीज़ के अगेंस्ट है कि बगैर क्लिनिकल प्रूफ के आप फूड जो है वो डाइट जो है वो बंद कर दें। अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी AAD, एक्सक्लूजन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर, वो भी यही कहते हैं कि फूड को बगैर क्लिनिकल ट्रायल के आप बंद नहीं कर सकते एटोपिक डर्मेटाइटिस में। टारगेटेड एलर्जी वर्कअप ओनली ऑन रिफ्रैक्टिव पेडियाट्रिक केसेस, और जो टारगेट एलर्जी है वो कुछ
बच्चों के केसेस में जो है वो काम आती है डायग्नोस्टिक वर्कअप में। एग्रेसिव टॉपिकल स्टीरॉयड इनहिबिटर रिजिम, और वो भी यही कहते हैं कि आप टॉपिकल स्टीरॉयड्स दें, कल कलकेनोरियन इनहिबिटर रिजीम्स दें, और मॉइस्चराइजिंग में आप करें टॉपिकल एजेंट्स यूज़ करें टू कंट्रोल द एक्जिमा। Nice. UK guideline. Only consider short-term milk egg trial under direct specialist guidance. वो ये कहते हैं कि स्पेशलिस्ट की गाइडेंस के अंडर आप अंडा और दूध जो है वो आप बंद कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म ट्रायल्स में क्लिनिकल हिस्ट्री प्रायोरिटाइज ओवर ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट, और क्लिनिकल हिस्ट्री जो है वो बहुत मैटर करती है स्क्रीनिंग टेस्ट की बजाय। और प्रोएक्टिव फेयर कंट्रोल और कॉन्टिन्यूस बैरियर रिस्टोरेशन, और आपको जो है वो बैरियर रिस्टोरेशन पे काम करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल और वर्क फ्लो, डाइटरी एवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमारे 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले कोर असेसमेंट, हम डॉक्यूमेंट करते हैं स्वेयर एक्जेमेटिस लीजन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम और इमीडिएट रिएक्शन पोस्ट मील। कोर असेसमेंट में हम डॉक्यूमेंट करेंगे कि एक्जिमा के जो लीजन्स हैं और हमारे इंटेस्टाइन के जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, कि पोस्ट मील में कितनी जल्दी रिएक्शन आ रहा है। फिर है टारगेटेड टेस्टिंग। टारगेटेड टेस्टिंग सेकंड स्टेप है। टारगेटेड टेस्टिंग में हम सीरम आईजीई और स्किन प्रिक टेस्ट जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम जी पोटेंशियल एलर्जीज को डिसरिगार्डिंग बोर्ड सेंसिटाइजेशन देखते हैं। थर्ड स्टेप है सुपरवाइज ट्रायल। इनिशिएट अ हाई ब्रीफ 4 to 6 वीक गाइडेड एलिमिनेशन डाइट ऑफ कंफर्म एलर्जिक कल्प्रिट्स ओनली। इसमें 4 to 6 वीक का जो है वो हम एक चीज़ या एक फूड आइटम रोकते हैं, ठीक है, और फिर उसको एलिमिनेशन डाइट कंफर्म एलर्जी, और फिर उससे कंफर्म करते हैं कि उससे एलर्जी है या नहीं। फोर्थ स्टेप है री इंट्रोडक्शन। सिस्टमेटिकली री इंट्रोड्यूस फूड टू चेक द फेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक फूड रोका है 4 हफ्ते के लिए, बच्चा बिल्कुल ठीक है, बड़ा बिल्कुल ठीक, उसको कोई एलर्जी नहीं, और जब आप री इंट्रोड्यूस कराते हैं सेम एलर्जी या एक्जिमा फ्लेयर अप होता है, तो इट्स मीन उसको फूड एलर्जी है, बट री इंट्रोडक्शन पे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है कि उसको वो वाली फूड एलर्जी नहीं है। तो ये एक ऐसा चार्ट है, ये एक ऐसे स्टेप्स है जिससे हम मैक्सिमम हमें ये पता चल सकता है कि आया हमने कोई फूड जो है वो बच्चे का या बड़े का बंद करना है टू जो है कंट्रोल द एक्जिमा, हमें करने की जरूरत है या फिर नहीं। The horizon of personalized nutriodermatology, gut microbiome sequences. Future therapeutic will discard blanket exclusion for targeted high resolution metagenomic gut profiling. This allows clinical performance. ये फ्यूचर के लिए बताया गया है कि गट माइक्रोबियोम सीक्वेंसेस जो है इसमें डीएनए टेस्टिंग किया जाएगा कि जो हमारा गट है उसमें जो गुड बैक्टीरिया है अगर वो लैक कर रहा है तो कौन सा गुड बैक्टीरिया नहीं है और कौन सा बैड बैक्टीरिया जो एक्सेसिव अमाउंट में है, तो उससे फिर जो है वो हमें इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी और स्किन की इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी। Then it's targeted anti-inflammatory nutrient advancement are shifting focus from removing food to proactive। इसमें भी यही है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो moving foods to proactive adding healing immuno and moderated nutrients high concentration bioactive fatty acid customized skin barrier। इसमें यह है कि आपके विटामिन, आपकी कस्टमाइज स्किन बैरियर, आपके बायोएक्टिव फैटी एसिड्स, और ये स्टेबलाइजिंग थेरेपीज जो हैं इन क्लिनिकली जो प्रूवन है उनसे जो है वो हम ट्रीट किया करेंगे एटॉपिक डर्मेटाइटिस बट इट्स इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।
you so much. Should I leave the recording? Thank you so much. Allah Hafiz.